हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग टेक्निक्स। थोड़े दिन पहले मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी एंड काफी जल्द मैं बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एक सेपरेटली वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी एग्जाम्स काफी पास आ चुके हैं, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क का थोड़े दिन में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है अगर सब चीज ठीक रहा एंड पेंडेमिक की थर्ड वेव नहीं आई तो उस सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता देनी चाहिए आप सभी को कि हमें अपनी प्रिपरेशन को किस हिसाब से लेके जाना है विथ रेस्पेक्ट टू एवरी सब्जेक्ट। देन मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाने की बहुत जल्द कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगा दिस इज द नीड ऑफ द आवर, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है इसमें, देन प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, व्हेन टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन। देन बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मेंस की प्रिपरेशन हमें प्रीलिम्स के साथ करनी चाहिए या फिर अलग से। एंड इंटरव्यू और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों के ऊपर भी मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता दूंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें अपनी प्रिपरेशन को किस हिसाब से एंड किस डायरेक्शन पर लेकर जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश नंबर 1, नंबर 2 मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स लिख देता हूं, नंबर 3 रीजनिंग। ये जो भी सब्जेक्ट्स मैं लिख रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एंड बाकी जो आने वाली स्लाइड्स में बताने वाला हूँ वो एडवांस जो मींस प्रिपरेशन काफी टाइम से कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो फोर्थ सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, जनरल अवेयरनेस। एंड फिफ्थ अगर लूं तो कंप्यूटर। सिक्स्थ अगर लूं तो आप ले सकते हो, सब्जेक्ट नहीं है बट फोकस एरिया ये होना चाहिए, इंटरव्यू एंड एलपीटी। एंड कंप्यूटर एंड एलपीटी एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको सब इग्नोर करते हैं, जिसकी किसी को खबर भी नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ओनली आरबीआई के एग्जाम में एंड आरआरबी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी आईबीपीएस एंड एसबीआई में देखने नहीं मिलता है। इसलिए कंप्यूटर के ऊपर कोई इतना वेटेज नहीं देता एंड पढ़ाते भी नहीं है एंड कंप्यूटर के टीचर भी काफी कम अवेलेबल है। एंड एलपीटी एंड इंटरव्यू के बारे में कोई नहीं बोलता है, लास्ट में ये ऐसे स्टेज होते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिस्क्वालिफिकेशन देखने मिलती है। तो ये रहे हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट्स। अभी हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स को पहले करना है, कौन से को बाद में, या सबको एक साथ। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कुछ आपको अपने डेली रूटीन में कुछ फिक्स एरियाज बनाने पड़ेंगे कि आपको डेली कुछ ना भी करो तो ये तो करना ही है। तो बाकी बातें बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, काफी लोगों को क्योंकि पता नहीं होगा, जनरल अवेयरनेस जो है, जनरल अवेयरनेस ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि करंट अफेयर्स, देन स्टैटिक जीके, देन फाइनेंशियल अवेयरनेस। ओके, अभी ये करंट अफेयर्स डायरेक्टली नियर अबाउट 80% कवर करता है, 80% पेपर करंट अफेयर के ऊपर ही आता है। देन आजकल जो स्टैटिक जीके एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी जो आने लगे हैं वो भी करंट अफेयर के ऊपर ही आने लगे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैटिक जीके में क्या हो गया, सपोज आपसे पूछा है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। थोड़े टाइम पहले एक न्यूज चल रही थी जो कि जिसकी वजह से असम में काफी ज्यादा हंगामा हुआ था एंड दैट इज फॉर सिटीजन अमेंडमेंट बिल कैप। तो जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था, सपोज अगर उस टाइम पे कोई एग्जाम होता तो ये चीज फिक्स थी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो असम को लेकर आते ही, जैसे असम में कौन से कितने नेशनल पार्क हैं या उनके कोई नेशनल पार्क के नाम। तो अगर आपके एग्जाम में अगर ये आ जाता कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है तो कुछ हैरानी की बात नहीं होती, क्योंकि एक करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड कि अभी क्या चल रहा है तो हमें वो एरिया की जानकारी होनी चाहिए, वो हिसाब से आजकल का पेपर बन रहा है। एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कुछ इसी तरीका से हो रहा है, जैसे कि अभी सपोज कोई आरबीआई के ऊपर कोई न्यूज आई है कि आरबीआई ने एक पीएनबी बैंक पर इतना फाइन लगाया है, इतना कोई 2 करोड़ का फाइन लगाया, सपोज कोई न्यूज आ गई। देन आरबीआई तो न्यूज में है तो आपसे कोई फाइनेंशियल अवेयरनेस उस तरीके की पूछ सकते हैं कि सपोज 1 रुपी के नोट पर किसके साइन होते हैं, 1 रुपी, कुछ आरबीआई को लेकर कुछ भी आपके ऊपर सवाल आ सकता है। तो आपको यही नहीं सोचना कि ये तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का था, ये करंट अफेयर्स का थोड़ी था, क्योंकि आरबीआई न्यूज में थी इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप अगर ओवरऑल देखोगे तो 100% पेपर करंट अफेयर पे बेस्ड है, लेकिन ऐसे अगर डायरेक्टली बोलूं तो 80%। तो मतलब मेन फोकस एरिया जो होना चाहिए जनरल अवेयरनेस में वो है करंट अफेयर्स। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो हमें अपने डेली रूटीन में नंबर 1 डालना पड़ेगा करंट अफेयर्स। नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया था अपनी इंग्लिश स्ट्रेटेजी में कि हमें रीडिंग हैबिट डालनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से, तो रीडिंग। जिनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है वो अपने मुताबिक जो उनको इंटरेस्ट है वो पढ़े, और जिनकी रीडिंग थोड़ी अच्छी हो चुकी है वो ट्राई करेगी द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ पाए, द हिंदू एडिटोरियल। तो सपोज आपने करंट अफेयर में दिया, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आप नियर अबाउट 8 आवर्स 7 to 8 आवर्स एक दिन में दे पाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स में आप 1 आवर भी दे सकते हो। एंड इंग्लिश में मीन्स ओनली द रीडिंग पोर्शन आप 1 आवर। तो सपोज सुबह आप अगर 6 बजे भी उठते हो तो आप 8 बजे तक आपका ये दोनों पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, तब पूरे दिन में आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स है आप उसको आराम से कर पाओगे। मैथ्स एंड रीजनिंग पर जाने से पहले मैं नंबर 3 पर लूंगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक काफी ज्यादा इग्नोर सेक्शन है और इस पर ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत टाइम तो देना चाहिए। एंड मैं वो टाइम कितना रहेगा, 15 to 20 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ। 15 to 20 मिनट्स इन फॉर कंप्यूटर। एंड नंबर 4, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज एलपीटी। जो भी आपकी स्टाफ ने अगर अपने स्टेट, जैसे मैंने असम से दिया था तो मेरी असामीज लैंग्वेज थी, तो रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग आनी चाहिए। अब डेली इस पर भी 15-20 मिनट दोगे तो आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी ये दोनों सब्जेक्ट्स में कमांड। ओके, तो अगर अब मैं इसे सारा को अगर जोड़ता हूं तो इट इज 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स में आपने ऑलमोस्ट अपने 6 में से 4 सब्जेक्ट कवर कर लिए। एंड नंबर 5 and 6 विल बी मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग, अभी इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। एंड आपको टॉपिक वाइज इन दोनों सब्जेक्ट्स की सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे ताकि वो आपके फिल्म्स में भी हेल्प हो एंड मेंस में भी। अगर आपने रूटीन को इस तरीके से अगर फॉलो किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम ना निकले। लेकिन काफी लोग इतना टाइम नहीं दे पाते, किसी की जॉब रहती है या किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो ये दोनों जो सेक्शंस है इनको तो किसी भी तरीके से, चाहे इसको हाफ एन आवर कर दें चाहे इसको हाफ एन आवर कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो उन्हें इन सेक्शंस पर देना ही चाहिए। क्योंकि अगर नहीं दोगे तो फिर आप बाद में कुछ बोलकर फायदा नहीं कि मेरा एग्जाम निकला नहीं। तो किसी भी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देकर सारे सेक्शंस को टच करना चाहिए ताकि हम पूरे उसकी कमांड में रहे हर सेक्शन की। तो आपको 2 मंथ्स तक क्या करना है कि करंट अफेयर, जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश के एडिटोरियल, then computer, then LPT, then मैथ्स एंड रीजनिंग को आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा फॉर स्टार्टिंग 2 मंथ्स। मैथ्स एंड रीजनिंग को आपको काफी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ये दोनों सब्जेक्ट्स पर, क्योंकि अगर इस पर अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम निकाल पाओगे ओनली इन सब्जेक्ट्स के दम पर। एंड और एक चीज जो आपको करनी पड़ेगी, एक करंट अफेयर जो है ना, एक काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप हाफ एन आवर या 1 आवर देकर एक करंट अफेयर एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ये काफी बार रिवाइज भी करना पड़ता है। तो इसका एक अच्छा तरीका क्या है कि एवरी वीक आप इस करंट अफेयर को जितना भी आपने किया था लास्ट टाइम, मीन्स एक हफ्ता में आपने जितना भी किया उस सभी को आप रिवाइज करो। ये आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप अपनी मेमोरी में इसे रख पाए। नहीं तो वो कुछ टाइम बाद, सपोज आपने आज की न्यूज पढ़ी है, वो 10 दिन बाद आपको एक न्यूज भी आपको याद नहीं रहेगी। तो रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप सब चीज को पूरी अच्छे से याद कर सके। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स कोई आपको प्रीलिम्स एंड मेंस की कोई कहानी नहीं आएगी, क्योंकि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में कंसेप्ट बिल्ड करना है एंड वो कंसेप्ट आपका मेंस में भी हेल्प आने वाला है। एंड जो करंट अफेयर्स है ये तो पूरा मेंस का ही टॉपिक है क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं आता। एंड अगर आप एडिटोरियल इंग्लिश में कर रहे हो तो आपको इंग्लिश के मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड कंप्यूटर भी मेंस का सब्जेक्ट है एंड एलपीटी तो मेंस के बाद आता है। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपका रूटीन किस हिसाब से डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेंस के आगे तक भी आपको लेके जा रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। आपको मैंने बोला है कि इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, मीन्स हाफ एन आवर और 1 आवर विल बी इनफ। एंड आफ्टर 2 मंथ्स जब ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तब आपको क्या करना है, क्विजेस लगानी है। आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाकर देखिए जो कि मैंने बनाई थी मॉक टेस्ट के ऊपर। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि आपको क्विजेस कैसे लगानी है, मॉक टेस्ट कब लगाने हैं।
तो आपको वही कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है। 2 मंथ्स के बाद आपको खाली क्विज़ेस लगानी है जब तक आपका एग्जाम नियर ना आ जाए। एंड एग्जाम जब नियर आएगा तो मॉक टेस्ट, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो मैं इधर ज्यादा उसे डिस्कस नहीं करूंगा, वो टाइम वेस्ट रहेगा, इसलिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो को देखनी पड़ेगी। एंड आपको क्या करना है, क्विज़ेस तो लगाए रहे हो, साथ में आपको मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस उठाने हैं। 2 मंथ्स के बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना बिल्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा कि आप खाली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की आपने। अगर आपका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से मन लगा किया होगा तो आपको लगेगा कि मेंस के क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। सपोज प्रीलिम्स में 2 लाइनर्स थे, तो मेंस में वही क्वेश्चंस 4 लाइनर्स हो जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट तो चेंज नहीं होने वाला है ना। ट्रेन तो ट्रेन ही रहेगी और बोट तो बोट ही रहेगी, तो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा लेंदी हो जाएगी क्वेश्चंस, एंड वो इतने हार्ड नहीं होते, बिलीव मी। एंड मेंस के क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैंने मॉक टेस्ट वाली वीडियो में बताया है कि प्रैक्टिस मॉक के ऐप पर सब्जेक्ट वाइज क्विजेस रहती है, एंड उसमें आपके मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीलिम्स के भी। एंड अड्डा 247 में भी आपको मेंस के भी कंटेंट मिलेगा एंड प्रीलिम्स का भी कंटेंट मिलेगा, तो कंटेंट की कहीं भी कमी नहीं है। तो आपको क्या करना था, क्विजेस के साथ साथ मेंस लेवल के क्वेश्चंस। ओके, तो अभी हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड बचा है ओनली इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू एक बार आपका जब मेंस हो जाए तो आपको 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ मिलेगा इंटरव्यू के लिए, एंड वो 1 मंथ इनफ रहेगा इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग डरे हुए रहते हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं मुझे क्या पहनना है, क्या करना है, कैसे करूंगा। लेकिन इंटरव्यू काफी ज्यादा आसान होता है अगर आप थोड़े से सूझबूझ से अगर अपने जवाब को देना जाने तो। बट उसमें डरने का ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी आराम से आप इंटरव्यू निकाल सकते हो। आपको मेन टेंशन लेनी है मेंस एंड प्रीलिम्स की। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इंटरव्यू पर ध्यान देना ही नहीं है, लेकिन वो जो 1 मंथ आपको मिलेगा वो इनफ रहेगा उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। आपको अलग से इसकी अभी से टेंशन नहीं लेनी। तो अभी जैसा मैंने बोला, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमें पहले क्या करना है, 2 मंथ्स तक मैथ्स एंड रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स एंड रीजनिंग जितना ज्यादा टाइम हो सके हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में इसकी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। एंड उसी के साथ साथ हमें एक भी दिन अपना करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश की रीडिंग, चाहे वो एडिटोरियल हो चाहे कुछ भी, वो मिस नहीं करनी है। एंड हर रोज आप कंप्यूटर एंड एलपीटी के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल दें, अगर आपको आरबीआई का एग्जाम निकालना है तो, क्योंकि एसबीआई में तो कंप्यूटर नहीं आता एंड एलपीटी भी नहीं आता, एसबीआई पीओ में, तो तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ड्रीम है कि आरबीआई में आपको आना है तो आपको कंप्यूटर एंड एलपीटी में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इन तीनों को मिला के मैंने जैसे बोला कि अगर आप मैक्सिमम 2.5 आवर अगर दो तो इनफ है इसके लिए। एंड अगर आप उतना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कोई सब्जेक्ट में कम तो कोई सब्जेक्ट में ज्यादा कर सकते हो, अपने वीक एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एरिया को रिकॉग्नाइज करते हुए। एंड थर्ड मंथ से, जैसे कि मैंने बताया, थर्ड मंथ पर आपको क्विजेस सॉल्व करनी है एंड मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप काफी आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई एंड आपके करंट अफेयर एंड एडिटोरियल ऐसे पे भी सारी सब्जेक्ट्स पे कमांड हो गई, तो आपको कोई मेंस में दिक्कत नहीं आने वाली। एंड मैंने वहां 2 मंथ्स मेंशन किया था, इसका मतलब ये नहीं कि हमें करंट अफेयर एंड रीडिंग खाली 2 मंथ्स करनी है। जब तक टिल द एग्जाम डेट, टिल द एग्जाम हमें करंट अफेयर एंड रीडिंग को अपनी डेली हैबिट में बनाना है। एंड कोशिश करना कि आप अगर एग्जाम क्लियर भी कर लो तब भी आप लाइफ लॉन्ग ये हैबिट को बना सको, क्योंकि हमें हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए एंड रीडिंग हमेशा वन वे और द अदर हमारी हेल्प करेगी ही। बट फॉर द एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि टिल द एग्जाम आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने 2 मंथ्स ऊपर लिखा हुआ था तो आप 2 मंथ्स करके छोड़ दोगे। आपको जब तक एग्जाम ना हो जाए, कि चाहे वो 3 मंथ्स हो चाहे 6 मंथ्स हो, आपको ये हैबिट को एकदम अपने अंदर डाल लेना है और कभी छोड़ना नहीं है। एंड मैं बार बार 3 मंथ्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थर्ड मंथ, इस मंथ तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स या जो भी हमारी प्रिपरेशन करने के लिए जो भी हमें चाहिए वो सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद सिर्फ बचेगी प्रैक्टिस। मेरा बोलने का मतलब ये है कि 3 महीने बाद अगर हमारा एग्जाम हो तो हमें वो 3 मंथ्स में ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि अगर नेक्स्ट डे भी एग्जाम हो, 4th मंथ की फर्स्ट डे भी एग्जाम हो, तब भी हम अपने क्लियर करने की पूरी क्षमता में रहें। ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लगे कि हमें और टाइम चाहिए था। तो इसलिए मेरा बोलना है कि 3 मंथ्स इज इनफ फॉर क्लियरिंग एनी बैंकिंग एग्जाम। लेकिन ये 3 मंथ आपको पूरा सब कुछ भूलना पड़ेगा और डेडिकेटली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 मंथ्स मैंने बोल दिया तो आप थोड़ा बहुत कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। पूरे डेडिकेटली आपको पूरा कंसेप्ट बिल्ड करना ही, वरना ये 3 मंथ्स भी आपके लिए काफी कम पड़ेंगे। एंड सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी तक बताई नहीं वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया 2 मंथ्स तो हमें पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग पर पूरा ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सब्जेक्ट्स के पूरे टच में रहना है। लेकिन जैसे ही 2 मंथ्स ओवर हो जाएंगे, हमारा मैथ्स एंड रीजनिंग पर पूरा कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद हमें सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट पर टाइम देना है वो है जनरल अवेयरनेस।
क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहेगा एग्जाम में। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप डेली करंट अफेयर करके ये सेक्शन को इजीली कर सकते हो, तो ऐसा भी नहीं है, आप काफी बार रिवाइज करना पड़ेगा। एंड होगा क्या, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो 2 महीने बाद आपको मैथ्स एंड रीजनिंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा उस पर टाइम, एंड जीए पर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो 3 घंटे हो चाहे 4 घंटे हो। आप सही सुन रहे हैं, 3 to 4 आवर्स आपको जीए को देने पड़ेंगे अगर आप अच्छा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 to 4 आवर्स नहीं दोगे तो आपको होगा नहीं, लेकिन आपको अगर बेझिझक एग्जाम निकालना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड जो लोग कोई जॉब कर रहे हैं, जिनकी आदत प्रॉब्लम है कुछ, उनको भी किसी तरीके से टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो 4 घंटे ना भी निकाल पाए तो सपोज जितना मैक्सिमम जितना भी हो सके निकाले, क्योंकि आजकल का जो कंपटीशन हो गया है हमें सबसे आगे रहना ही पड़ेगा। काफी ज्यादा कट ऑफ भी हाई होने लगी है एंड वैकेंसी भी काफी कम निकलने लगी है, तो हमें एक कंपटीशन के साथ कोप अप करना पड़ेगा, और करने के लिए हमें इतनी मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। एंड और एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया कि हमें ग्रामर करना चाहिए कि नहीं, है काफी लोगों का सवाल है। मैंने एक इंग्लिश की सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया है, लेकिन काफी लोगों को समझ में नहीं है। एंड वोकैब के बारे में भी काफी लोग कमेंट में पूछ रहे थे, तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ कि हमें वोकैब सेपरेटली करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ग्रामर अगर हम करते हैं तो हमें प्रीलिम्स एंड मेंस में काफी कम हेल्प मिलेगी। मींस ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ओनली रीडिंग बेस्ड। लेकिन हमें जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, जैसे एसबीआई पीओ का या आईबीपीएस पीओ, इसी पीओ, काफी सारे एग्जाम्स है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। तो उस डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर हमें ग्रामर की हल्की सी भी नॉलेज ना हो, तब क्या होता है कि हम अच्छा सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे, काफी ज्यादा ग्रामेटिकल एरर्स रहेंगे, एंड उसके वजह से हो सकता है कि हमारा कट ऑफ ही ना निकले, हमारे मार्क्स इतने रिड्यूस हो जाए। तो उस वजह से ग्रामर पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस करना क्या है, मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताता हूँ। एक काफी अच्छी टीचर है निमिषा बंसल। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बाकी लोग बहुत खराब है या किसी का अच्छा नहीं लगता, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे पर्सनली ये टीचर मेरी फेवरेट टीचर थी फॉर इंग्लिश। मैंने ज्यादा तो फॉलो नहीं किया, लेकिन जितना फॉलो किया उसमें मैंने ग्रामर का कंसेप्ट थोड़ा सा ले लिया था। तो इनका एक इन्होंने बनाया हुआ है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। एंड एग्जाम में वही रूल्स रिपीट होते रहते हैं। अगर जो भी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो यही रूल्स के अंदर से आते हैं। एंड डेस्क्रिप्टिव भी जो आप बनाओगे, ये 120 ऐसे रूल्स है जो आपको आने ही चाहिए, मींस एकदम नॉर्मल इंग्लिश के रूल्स। तो डेस्क्रिप्टिव में यही रूल्स आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। आपको अलग से ग्रामर कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड यू कैन बिलीव मी। अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी भी मैं अगर कुछ भी एग्जाम दूं, चाहे एसबीआई पीओ हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं आराम से उसका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस आराम से निकाल सकता हूँ। मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने इन चीजों को फॉलो किया था। लेकिन एलपीटी एंड कंप्यूटर पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इन सब्जेक्ट्स के बारे में पता नहीं था, मुझे अच्छे से गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं। मुझे बाद में पता चला, एंड विद इन 1 मंथ मैंने सारा कवर अप कर लिया था। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी गलती आपसे भी हो, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि वो 1 मंथ में कर ले, क्योंकि सबके लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर वही प्रॉब्लम उस फेज में आ जाए तो तब तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो सके उतना कर लेना चाहिए। अभी आने वाली वीडियोस मेरी रहेगी रीजनिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, देन जीए स्ट्रेटेजी के ऊपर, देन कंप्यूटर एंड एलपीटी के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। कंप्यूटर के लिए ज्यादा कुछ बनाने के लिए है नहीं, फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, वो मैं बता दूंगा। बट मेन एरिया आपके रहेंगे रीजनिंग एंड जीए। तो तब तक मैंने जो स्ट्रेटेजी अभी बताई है उसे पूरे अच्छे से फॉलो करते रहिए। एंड अगर आपने ये सब कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम ना निकले। सो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू एंड बाय बाय।